नमस्कार बच्चों। हमने हमारे जो चैप्टर चल रहा था उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का चैप्टर। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसके बाद आपके दो चैप्टर हटा दिए गए हैं। एक तो राइटर है जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद, और एक नाना साहब की पुत्री, और एक चपला देवी। मतलब जाबिर हुसैन और चपला देवी, ये दो राइटर हटा दिए गए हैं आपके। इसके बाद अगला है, पहला मैंने पढ़ा दिया, तीसरा मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद चौथा पांचवा हटा दिया। अब छठा चैप्टर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई वाला चैप्टर पढ़ना है। देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म 1932, हरिशंकर परसाई का जन्म 1932 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनका जन्म 1932 में। हरिशंकर परसाई भारत के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद, उसके जमानी गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई ने नागपुर यूनिवर्सिटी से, नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से, नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमए किया। उसके कुछ दिनों तक अध्यापन किया, पढ़ाने का काम किया परसाई जी ने। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। देश जब आज़ाद हुआ 1947 से, ये खुद लिखने लगे, फिर और काम छोड़ दिया, स्वतंत्र रूप से लिखते थे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली इन्होंने खुद ने। जबलपुर में वसुधा नामक एक मैगजीन निकाली, पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, उसकी खूब चर्चा हुई। लोगों ने वसुधा नामक पत्रिका की खूब प्रशंसा की। सन 1995 में उनका निधन हो गया। 1995 में उनका निधन हो गया। 1922 में जन्म हुआ था और 95 में इनकी मृत्यु हुई। अभी अभी मैंने बताया, हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, ये आलोचक थे। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। कोई भी बात सीधी न कहकर व्यंग्य के द्वारा कही जाए, कोई समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनका विश्लेषण किया जाए व्यंग्यात्मक तरीके से, वो व्यंग्य की रचनाएं कहलाती हैं। परसाई जी की कृतियों में कौन कौन सी रचनाएं? वे हंसते हैं रोते हैं, वे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सारी व्यंग्य की रचनाएं हैं। ये कहानी संग्रह रानी नागफनी की कहानी, एक रचना है रानी नागफनी की कहानी। तट की खोज, ये इनका उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव, रचनाएं हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पग डंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। सारी व्यंग्य कहानियां हैं, रचनाएं हैं ये इनकी कहानियां हो गई। इसके अलावा इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा है, वैष्णव की फिसलन और तिरछी रेखाएं। वैष्णव की फिसलन, वैष्णव धर्म है। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग और श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। अब देखो किस टाइप के राइटर थे। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे गए उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। जब शोषण हो तो साहित्य को, साहित्यकारों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। भारतीय जीवन के पाखंड, भारतीय जीवन में दिखावा खूब था, भ्रष्टाचार खूब भारतीय जीवन में, अंतर्विरोध, हम
एक दूसरे से राजी रहते हैं, लेकिन मनी मन एक दूसरे का विरोध करते हैं। बेईमानी है हमारे समाज में, हमारे देश में। इनके ऊपर उन्होंने खूब लिखा है, खूब व्यंग्य लेख लिखे हैं। उन्होंने साहित्य की भूमिका का भली भांति निर्वाह किया है। एक राइटर होने को उन्होंने अपने राइटर होने के कारण उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है कि भारतीय जनमानस में जो बात है, भारतीय जनता जिसके कारण दुखी है, गरीबी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, उन सब के बारे में उन्होंने व्यंग्य लेखों में लिखा है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उनकी एक रचना है भोला राम का जीव, उसमें भी यही बताया, आदमी मर गया लेकिन वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हो गया, उसकी पेंशन नहीं मिली थी, फाइलों में अटक रही थी, तो उसमें यही बताया कि उसका जीव है वो वहाँ नहीं गया यमराज के यहाँ, फाइलों में पेंशन की फाइलों में अटका हुआ था उसका जीव। समझ रहे हो ना? उनका व्यंग्य लेख परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उनके व्यंग्य लेख को जो पढ़ ले तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है। कोरे हास्य से अलग उन्होंने केवल हंसी का काम नहीं किया कि हंसा दो, मुस्कुरा दें, लोग हंस जाएं और टाइम पास हो जाए। हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। व्यंग्य किया है लेकिन अच्छाई के रूप में व्यंग्य किया है, अच्छाई के लिए व्यंग्य किया है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर, भाई सामाजिक दिखावे भी होते हैं, राजनीतिक दिखावे भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। इन पाखंडों पर, दिखावों पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण कर दिया और उसके बाद व्यंग्य के साहित्य खूब लिखे जाने लगे। लेकिन व्यंग्य साहित्य लिखने वालों में सबसे बड़ा नाम हरिशंकर परसाई का है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं है कि कोई विशेष भाषा काम ली, जो बोलचाल वाली सामान्य भाषा है, जो आप हम बोलते हैं हिंदी, वही भाषा काम में ली है। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। शब्दों का चयन ऐसा किया है कि इनकी भाषा की मारक क्षमता, यानी दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का नाम सुना है? मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट हैं, जो कहानीकार हैं, उनके बारे में इस रचना के माध्यम से क्या बताया है? प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए कि इतने बड़े राइटर होने के बावजूद भी प्रेमचंद जी बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। आज के दिखावे की प्रकृति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आज तो दिखावा है, तो प्रेमचंद जी के फटे जूते व्यंग्य लेख लिखकर, निबंध लिखकर, व्यंग्य निबंध लिखकर उन्होंने आज की दिखावे की प्रवृत्ति पर और अवसरवादिता का मतलब लोग समय का लाभ उठाना जानते हैं, मतलबी अवसरवादिता, मतलबी स्वार्थी, उसके बारे में कहा गया। देखो चैप्टर, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। परसाई जी कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने, एक तस्वीर मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। सिर पर मोटे कपड़े की गांधी टोपी है और कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है, कनपटी ये हिस्सा होता है कनपटी का, ये चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं। गालों की जो ये हड्डियां होती हैं ना, ये दिख रही हैं प्रेमचंद की। शरीर से कमजोर थे प्रेमचंद, ध्यान रखना। पर घनी मूछें, उनकी मूछें घनी थी, चेहरे को हरा भरा बतलाती। हालांकि गालों की हड्डियां चिपकी हुई हैं, लेकिन घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, कपड़े के जूते हैं पाँव में, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, जिनकी डोरियां बंद, लेस बेतरतीब, अव्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से डोरी नहीं बंधी हुई। लापरवाही से उपयोग करने के पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। भाई
वो लोहे की पतरी होती है ना, वो एक जूते की डोर होती है, वो नोक सी होती है लोहे की बनी हुई, उसमें अंदर डालने के लिए, पिरोने के लिए। यदि उसको ढंग से काम नहीं लिया जाए तो वो टूट जाती है, फिर जूतों में वो डोरी डालने में बड़ी दिक्कत होती है, पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, वो डोरी डालने में दिक्कत होती है। देखो कितनी सटीक भाषा है बच्चों, छोटी से छोटी बात, यानी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको भी ये लग रहा है कि हाँ यार ये बात सही है। कितने जीवन से जुड़े हुए थे, डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। जब डोरी नहीं ढंग से डलेगी तो फिर जूते कैसे भी कस लो, वो डोरियां लगा लो। दाहिने भाग का जूता ठीक है, दाहिने पाँव का जो जूता है वो उन्होंने ढंग से पहन रखा है, बांध रखा है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। बाएं पैर वाला जो जूता है उसमें एक बड़ा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, उनकी उंगली बाहर निकल रही है। दाहिना पैर का जूता ठीक है, मगर बाएं पैर के जूते में एक छेद है, उस छेद में से क्या दिखाई दे रहा है, उनके पैर की उंगली दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। तस्वीर में मैंने जूता देखा तो मेरी निगाह, मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यदि फोटो खिंचवाने की, जिसको दुनिया देखती है, यदि फोटो खिंचवाने की ये ड्रेस है, ये कपड़े हैं, तो पहनने के कैसे होंगे भाई। फोटो में तो आदमी चाहे पड़ोसियों से उधार मांग कर, दोस्तों से उधार मांग कर कपड़े फिर चाहे फोटो खिंचवा ले, क्योंकि फोटो दुनिया देखती है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन देखेगा। यदि फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है, ड्रेस है, तो फिर पहनने की कैसी होगी, घर पर कैसे पहनते होंगे। यदि फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इस आदमी के अलग अलग कपड़े नहीं होंगे, अलग अलग ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे, अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, क्योंकि आदमी मन से सही होना चाहिए। कपड़ों से क्या है, कैसे भी पहन लो, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है भाई। आदमी जैसा होता है, यह जैसा है, प्रेमचंद जी जैसे हैं वैसे ही फोटो में खिंच जाते हैं। फोटो में उनकी छवि, उनकी तस्वीर आ जाती है, जैसे हैं वैसे ही आती है। और प्रेमचंद जी वो व्यक्ति थे जो बिल्कुल सादगी पसंद थे, बिल्कुल कतई दिखावा करना उनको अच्छा नहीं लगता था। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है, मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुमको मालूम है क्या, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है कि भाई मैं आपके चेहरे की तरफ देखता हूं तो मानो उनसे कहता हूं, कल्पना है, मैं उनके चेहरे की तरफ देखकर मैं उनसे कहता हूं कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, पूर्वजों, साहित्यिक पूर्वज, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगलियां बाहर दिख रही हैं। लेकिन प्रेमचंद जी तो थे ही नहीं, फोटो ही तो थी। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उसमें अंगुली बाहर निकल रही है और तुम फोटो खिंचवा रहे हो, फोटो खिंचवाई तुमने। जरा जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है कि लोग तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी, धोती को थोड़ा नीचे कर लेते, वो फटा जूता छुप जाता, दिखाई नहीं देता तस्वीर में, या अंगुली ढक सकती थी। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है फोटो खिंचवाते समय, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, जूता फटा हुआ है कोई नहीं, बड़ा विश्वास है, बड़ी बेपरवाही है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, फोटोग्राफर ने फोटो खींचने से पहले कहा होगा रेडी प्लीज, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मुस्कुराई होगी। फोटो वाला जब बोलता है तो हम चेहरा सही कर लेते, थोड़े से मुस्कुराते हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे, यानी अपने होठों पर मुस्कान, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। हंस भी नहीं पाए थे, पूरी हंसी, पूरी मुस्कुराहट भी नहीं आ पाई थी कि फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर थैंक यू कह दिया होगा।
विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यानी मुस्कुराहट भी पूरी नहीं है। इसमें उपहास है, व्यंग्य है, इसमें उपहास, मजाक उड़ाया गया है, इसमें एक व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि हंस रहा है थोड़ा। तो ये खुद तो फटे जूते, खुद तो हंसने के काम कर रहा है और खुद हंसते हुए फोटो खिंचवा रहा है, फटे जूते पहनकर खुद दूसरों पर हंसते हुए फोटो खिंचवा रहा है। ये कैसा आदमी है? ये व्यंग्य है बच्चों। प्रेमचंद जी केवल मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे थे हल्के से, पूरी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी, लेकिन एक व्यंग्य है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।